So we'll start with section 121, which states voluntarily causing hurt or grievous hurt to deter public servant from his duty. यानी कि हर्ट करना या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना पब्लिक सर्वेंट को, सरकारी कर्मचारी को, टू डिटर हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी, यानी कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको उसकी ड्यूटी से रोकते हुए रोकना और साथ में उसको हर्ट या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना है। जैसे कि पुलिस वाला आपको अरेस्ट करने आया, आपने उल्टा उसी को ही मार दिया, हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, हड्डी उसकी तोड़ दी, कुछ भी आपने उसको कर दिया। तो whoever voluntarily causes hurt to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant, or with the intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant, or in consequence of anything done or attempted to be done by that person in the unlawful discharge of his duty, in the lawful discharge of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term 5 years. तो कहता है कि अगर हर्ट आप पहुंचा रहे हो सरकारी कर्मचारी को उसकी जॉब से, उसके काम से रोकते हुए, तो आपको 5 साल की हद तक सजा हो सकती है। और यही सिर्फ सेम एक्ट आप करते हो और आपने उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया, तो आपको कम से कम 1 साल और इम्प्रिजनमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10 years होगी। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लो, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म। आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म का मतलब सिंपल या रिगरस, which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years, 1 साल से लेके 10 साल तक, shall be punished with imprisonment for either description of a term, for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years. सेक्शन 122 पे आ जाओ, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, यानी कि आपने हर्ट किया या ग्रीवियस हर्ट किया, उसके थप्पड़ मुक्के मारे हैं या फिर आपने उसकी हड्डी की तोड़ दी है फॉर इंस्टेंस, लेकिन आपको प्रोवोकेशन थी, यानी कि लड़ाई चल रही थी, या नहीं लड़ाई नहीं, अच्छा एग्जांपल है कि उसने ए ने बी को कुछ उसके बच्चे को मारा था, ठीक है, मौके पर उसने अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को मार खाते देखा ए के द्वारा, ए ने मारा, तो जाहिर सी बात है उसको प्रोवोकेशन तो कितनी ज्यादा आएगी कि बिन बच्चे से इनोसेंट बच्चे पे के ऊपर हाथ उठाया और बार बार हाथ उठा रहा है। तो ऐसी केस में प्रोवोक होके ग्रीवियस हर्ट कर देना या हर्ट कर देना, देखते हैं क्या सजा मिलेगी। पहली बात याद रख लो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इसके ऊपर भी आ जाता होता है एमसीक्यू कि वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ऑफ कोर्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बिकॉज द फैक्चुअल सर्कमस्टांस वुड डिटरमाइन दैट वेदर द प्रोवोकेशन वाज सडन एंड ग्रेव इनफ और नॉट, हेंस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो अगर हर्ट किया प्रोवोकेशन में तो सजा होगी 1 महीने की हद तक, अगर ग्रीवियस हर्ट किया तो सजा होगी 5 साल की हद तक, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेनेशन इन्होंने बड़ी अच्छी दी है, कहते हैं कि दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोवाइजो एज एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101। कहता है कि जो मर्डर के नीचे एक्सेप्शन दी हुई है ना 1, किसकी एक्सेप्शन है वो प्रोवोकेशन की एक्सेप्शन है। दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू दैट प्रोवाइजो। सब्जेक्ट टू दैट प्रोवाइजो मतलब उसके अधीन है। उसके अधीन कैसे मतलब कि मतलब अगर वो कहता है कि वो जो प्रोवाइजो है ना प्रोवोकेशन का वो इंडिपेंडेंट है, ये वाली प्रोविजन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये अपने सर्कमस्टांस में लागू होगी, वो अपने सर्कमस्टांस पे लागू होगी, ये वाली उसको अफेक्ट नहीं करेगी, वो वाली इसको अफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि रीडर्स को, इंटरप्रेटर्स को कोई कंफ्यूजन आए, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेक्शन 123 कॉजिंग हर्ट बाय मींस ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस। कहते हैं कि हर्ट तो किया है लेकिन कैसे किया है, जहर के साथ, जहर के द्वारा हर्ट करने की कोशिश की है। नियत क्या थी कि कोई ऑफेंस कमिट करना है। Whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or stupefying substance, intoxicating substance, नशीला पदार्थ और unwholesome drug, ठीक है, कोई बुरी ड्रग दे देना या फिर कोई ऐसी चीज जिससे with intent to cause hurt to such a person or with intent to commit or facilitate the commission of an offense, इस नियत से कि बंदे को हर्ट करना है या फिर इस नियत से कि ये कोई भी ऑफेंस को मैंने अंजाम देना है, knowing it to be likely that he will thereby commit hurt। तो उसको पता था कि अगर मैं उसको ये वाला जहर दे दूंगा या ये वाला नशा दे दूंगा उसकी बॉडी को हानि होगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में
सजा होगी 10 साल की हद तक, टू द एक्सटेंट ऑफ 10 years एट मैक्स। सेक्शन 124 वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। अच्छा, किसी का परमानेंटली या पार्शियली डैमेज कर देना, या डिफॉर्मिटी कॉज करना, या जला देना, या फिर हाथ काट देना, हाथ मतलब एसिड डाल दिया इस कदर कि हाथ ही काटना पड़ गया, या फिर डिसफिगर कर दिया, या डिसेबल कर दिया, अपंग कर दिया, हैंडीकैप कर दिया, एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कॉजेस ग्रीवियस हर्ट, या ग्रीवियस हर्ट कर दिया एसिड फेंक के, या फिर एसिड फेंका बाय उस पर्सन की के बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन, उसके ऊपर फेंक दिया बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स, किसी भी तरीके से, with intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury। ठीक है, इस नियत से कि उसके ऊपर करना है, या इस नॉलेज से कि उसके साथ कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, to cause such injury or hurt or causes a person to be in permanent vegetative state, या फिर उस बंदे को हर्ट या औरत को हर्ट कर देना, या फिर इंजरी प्रदान करना, या फिर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में भिजवा देना, shall be punished with imprisonment of either description of a term which shall, मतलब 10 साल कम से कम मैक्सिमम imprisonment to the life, to the extent of life। फाइन जो भी लगेगा उससे मेडिकल एक्सपेंसेस पे किया जाएंगे विक्टिम के, और जो भी फाइन होगा इम्पोज किया जाएगा, इट शैल बी पेड टू द विक्टिम। ठीक है, इसके लिए मेरे ओपिनियन में, पर्सनल ओपिनियन में, इसकी सजा होनी चाहिए सजाए मौत या फिर उम्र कैद, बिकॉज हीनियसनेस इसकी मर्डर करने से भी ज्यादा गंदी है, क्योंकि जो इंटेंशन इतनी गंदी है कि इसके लिए ये सजा मेरे पर्सनल ओपिनियन में काफी कम है। 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। चलो खैर, ये तो पर्सनल ओपिनियन हो गया। तो क्लॉज 2 पर आ जाओ। ये है अटेम्प्ट का सेक्शन, जो पहले 326B में दिया होता था, अटेम्प्ट का, अटेम्प्ट टू कमिट एसिड अटैक, किसी के ऊपर फेंकना या ऐसा अटेम्प्ट करना कि फेंक दोगे कुछ ऐसा, या किसी भी तरीके से, तो इसके लिए सजा कम से कम 5 साल, मैक्सिमम 7 साल। तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 पर आ रहा हूँ। ये सजाएं याद कर लेना, वो ना याद करना जो मैंने बोली थी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। बेयर में क्या सजा दी हुई है? कम से कम 10 साल, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और अटेम्प्ट की 5 से लेकर 7 साल की हद तक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पर देख लो, क्लैरिटी और बढ़ेगी। कहता कि एसिड क्या है? एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक नेचर का, करोजिव नेचर का, करोड कर दे, मतलब खुदेड़ कर रख दे, बर्निंग नेचर का, जला कर रख दे, कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, जिससे स्कार्स, डिसफिगरमेंट, टेम्परेरी या पर्सनल डिसेबिलिटी हो जाए। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है कि परमानेंट या पार्शियल डैमेज जो हुआ है, या डिफॉर्मिटी जो हुई है, या पीवीएस जो हुई है, इस ये जरूरी नहीं है कि वो इरिवर्सिबल नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिवर्सिबल है भी, रिवर्सिबल भी है, तो भी इस सेक्शन में गिन लिया जाएगा कि भाई एसिड अटैक किया है। ठीक है, सेक्शन 125 एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ फॉर पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो रैश तरीके की है या नेग्लिजेंसी से किया है, मतलब गलती, घटिया गलती से अपने किया है, ठीक है, नेग्लिजेंसी से, ध्यान न देने की वजह से हुआ है, एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, कितनी सजा? 3 महीने तक की सजा। और अगर यही सेम करते हुए हर्ट कॉज किया तो 6 महीने की सजा, और अगर यही सेम एक्ट करते हुए ग्रीवियस हर्ट किया तो 3 साल तक की सजा। ठीक है, पहले 3 ये अलग अलग सेक्शन होते थे, एक ही में अब सारा कंबाइन कर दिया। चलो ठीक है, सेक्शन 126 ने अलग कंसेप्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है? आप सड़क पर जा रहे थे, मैंने आपको रोक दिया बदमाशी करके, आप उधर से जाने की कोशिश कर रहे हो, फिर जैसे आप सीधे जा रहे हो, मैं आके रोक दिया आपको कि आपने नहीं जाना। अर्थात whoever voluntarily obstructs any person as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। आपके पास राइट था कि आप सो जगह से उस बंदे की दुकान तक जाओ, मैं रास्ते में आके मैंने आपको रोक लिया, अर्थात मैंने आपको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन, अगर मेरे को लगता है कि ये जमीन मेरी है और आप यहां से नहीं गुजर सकते, मेरा गुड फेथ है कि मेरा इस पे ऊपर राइट है, तो इस पे मेरी इंटेंशन क्रिमिनल थोड़ी ना हुई। मेरे को तो लगता है ना कि ये जमीन मेरी है और आप यहां से नहीं गुजर सकते, तो आप मेरे ऊपर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का केस नहीं कर सकते। ठीक है, क्लॉज 2 देख लेते हैं। कोई भी रॉन्गफुल रेस्ट्रेन करता है तो कितनी सजा होगी? 1 महीने की हद तक सजा होगी। सेक्शन 127 देख लेते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट। कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट क्या है?
इसकी इलस्ट्रेशंस भी करवाऊंगा क्योंकि बाकी इलस्ट्रेशंस वही करवा रहा हूँ जो करवाने की जरूरत है, हर कोई नहीं करवा रहा, जो खुद पढ़ के पता लग जाएगी कि क्या ही करवानी हो, ठीक है, इसकी करवाऊंगा। Beyond a certain circumscribing limits is said to wrongfully confine that person। यानी कि beyond certain circumscribing limits, जैसे कि आप एक कमरे में हो, कमरे में आपको बंद करके मैं चला गया, भाग गया, आपको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया मैंने। जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है वो एक डायरेक्शन की ओर है, कन्फाइनमेंट हर डायरेक्शन को मिला के। चलो उदाहरण से और क्लियर कर देते हैं। ए कॉजेज जेड टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस, ठीक है, कमरे में के अंदर जाने के लिए, और अंदर जाके ताला, वो अंदर गया, उसने ताला लगा दिया। जेड प्रिवेंट हो गया किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए क्योंकि उसके सर्कमस्क्राइबिंग हिस्सा तो वॉल है ना। ए ने रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जी को। अब बी इलस्ट्रेशन, ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर उसने बंदे खड़े कर दिया लाइन लगा के, बंदूकें बड़ी बड़ी देख, और बता दिया जेड को दैट वो फायर कर देंगे जेड के ऊपर अगर जेड ने बिल्डिंग छोड़ने की। अब बिल्डिंग को लॉक नहीं लगाया लेकिन बिल्डिंग के बाहर हथियारे खड़े कर दिए हैं और जेड को बता दिया कि तू अगर बाहर आया तो तेरे को गोली मार देंगे, अर्थात जेड को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया। क्लॉज 2 में पनिशमेंट दिया है, कहते हैं 1 साल की हद तक इसकी पनिशमेंट हो सकती है। क्लॉज 3 में बताया कि अगर यही सेम चीज कर रखी है और 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 3 दिन या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो 3 साल तक की सजा। चौथे क्लॉज में बताया कि ऐसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को 10 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं तो 5 साल की सजा। फिफ्थ क्लॉज में बताया कि अगर उस बंदे की लिबरेशन रिट इशू की है, लिबरेशन रिट क्या होता है, हैबियस कॉर्पस की रिट इशू कर रखी है हाई कोर्ट में और बंदा कन्फाइंड बैठा है, ठीक है, तो इसी सेक्शन का, सेक्शन 127 का क्लॉज 5 अट्रैक्ट हो जाएगा कि बंदे के अगेंस्ट, बंदे के लिए अक्यूज के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस की रिट डाल रखी है हाई कोर्ट में, फिर भी आप उसको नहीं निकाल रहे, तो जो भी आपके साथ चार्जेस लगेंगे उसके साथ 2 साल की एडिशनल, कॉन्करेंट नहीं कंसेक्यूटिव एडिशनल सजा आपको मिलेगी। अगर 10 साल की मिलनी थी तो ये ऑफेंस आपने साथ कर दिया तो 12 साल की मिलेगी, ठीक है। क्लॉज 6 पर आ जाओ। इन सच अ मैनर एज टू इंडिकेट एन इंटेंशन दैट कन्फाइनमेंट ऑफ सच पर्सन मे नॉट बी नोन टू एनी पर्सन। अच्छा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर सीक्रेटली की है, सीक्रेटली की किसी को पता ना लगे, कि कोई वो हेल्प ना ले सके, किसी को पता ही ना लगे वो बंदा गायब कहाँ हो गया, तो 3 साल इन एडिशन टू अदर ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंस किए, जैसे 10 साल की सजा होनी थी बाकी ऑफेंसेस की मिला के, तो इसकी वजह से 13 साल की होगी, 3 साल इन एडिशन। क्लॉज 7 पर आता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेंट टू एन इलीगल एक्ट। यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस कदर से किया कि उससे कोई फिरौती मांगनी थी या फिर उससे कोई इलीगल एक्ट करवाना था, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उस बंदे की, पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो मुझसे निकलवानी थी, तो टू एक्सट्रॉर्ट प्रॉपर्टी, कोई निकलवाना उससे, और कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन टू डू एनी इलीगल और टू गिव एनी इंफॉर्मेशन विच मे फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कितने साल की हद तक सजा? 3 साल की हद तक सजा हो जाएगी, ठीक है। क्लॉज 8 पर आ जाओ। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये पुलिस वाले करते हैं कि जब बंदा कस्टडी में होता है उसको मार मार के कन्फेशन उगलवाना उससे, या फिर to compel restoration of property। चलो बढ़ लेते हैं। Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession निकलवाना और any information which may lead to the detection of an offense or misconduct or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of एनी प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टी या वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी निकलवाना और या फिर ऐसी जबरदस्ती हरकत करके कोई सेटिस्फाई करवाना क्लेम या डिमांड, ठीक है, मतलब बंदे को ढक लिया, अपने पास रख लिया और कोई क्लेम सेटिस्फाई करवाना कि तूने मेरे को लाख रुपए देने थे, चल अब तेरे को रख लिया, अब नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा, ये वो करूंगा, तू मेरे को ये चीज दे दे, नहीं तो तेरे को इधर ही कन्फाइन करके रखूंगा, तू मेरा 1 लाख रुपया वापस कर, टू सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड जो मेरी डिमांड थी, ठीक है, तो 3 साल की हद तक सजा। सेक्शन 128 फोर्स कहता है कि ये पर्सन इज सेट टू यूज फोर्स टू अदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन to that other, or if he causes any substance such motion or change of motion, cessation of motion as brings that substance in contact with any part of that other's body or with anything which that other is wearing, carrying or with anything so situated that affects that others। मतलब किसी को फोर्स का इस्तेमाल करना ताकि उस बंदे का मोशन हिल जाए,
वो इधर जा रहा था उधर को हो जाए, एकदम डर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका मोशन पर बदलाव आए आपकी वजह से, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन, आई रिपीट, इसमें ना मारने नहीं रहे हैं उसको, फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका मोशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल मोशन की बात की गई है। कैसे? वह अपनी बॉडीली पावर से, अपनी बॉडीली पावर से, जैसे मैंने आपको धक्का दे दिया, ठीक है, या इसमें हर्ट नहीं कर रहे हैं, आई रिपीट, इसमें स्लैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना, ये हर्ट नहीं है, ये अलग कंसेप्ट है, फोर्स। आगे जाके और क्लैरिटी दूंगा कि या तो बॉडीली पावर से हो सकता है, या फिर कोई अपना कुत्ता छोड़ दिया आपने उसके ऊपर, या फिर कोई भी चीज आपने छोड़ दी, डिस्पोज किया सब्सटेंस, जैसे तीखी चीज ऐसे उसके ऊपर फेंकी, या कुछ भी किसी भी तरह का सब्सटेंस फेंका, डब्बा फेंक दिया उसके ऊपर, कुछ भी, है ना। और क्लैरिटी के लिए देखते हैं कि क्रिमिनल फोर्स क्या है। फोर्स से तो फोर्स का कंसेप्ट समझ लिया ना, क्रिमिनल फोर्स हमारा मतलब है कि इंटेंशनली किसी के ऊपर फोर्स आजमाइश, जोर आजमाइश करना बिना उस बंदे की कंसेंट से, इन ऑर्डर दैट टू कमिट एनी ऑफेंस और इंटेंडिंग बाय यूज ऑफ सच फोर्स और टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली, कि जानते हुए कि ऐसी मेरी हरकत से मैं, एक तो मेरी नियत है कि मैं उसको इंजरी दूं, फियर करूं, मैं डालूं, या फिर इरिटेट करूं, ठीक है, बिना उस बंदे की कंसेंट से, तो मैं क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूं। इस पे एक लिख लो, बैटरी क्या है, बैटरी फॉरेन का कंसेप्ट ना, इंग्लैंड का, कि बैटरी का मीनिंग है कि अनलॉफुल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इंडिया में कहा दिया गया बैटरी 129 सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के ऊपर, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लो कि जेड बैठे हुए बोट में, रिवर के ऊपर वो जा रही है, ए ने उसके मूरिंग्स अनफास्ट कर दिए, अनफास्टन कर दिए, यानी कि जिससे वो बंधी हुई थी वो छोड़ दी, खोलनी शुरू कर दी, इससे कि बोट जो है वो रिवर में बह जाए। ए ने इंटेंशनली मोशन ये करवाने की कोशिश की है, एंड ही डज दिस बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस। जैसे डिस्पोजिंग सब्सटेंस की एग्जांपल मैं बता रहा था, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जैसे डिस्पोज किया सब्सटेंस की, उसकी रस्सी काट दी या खोल दी, रस्सी खोल दी, काट दी, कुछ भी कर दिया ताकि वो उधर पे बह जाए, ठीक है। तो इससे बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस उसने क्रिमिनल फोर्स करी है। कैसे करी है? कि अगर उसकी कंसेंट थी तब तक तो ये सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल है, फिजिक्स की फोर्स जो होती है, फिजिक्स वाली। लेकिन इफ उसने बिना उसकी इजाजत से किया तो ये, और ये इच्छा से कि उससे उसको एनवायंस, इंजरी या फियर होगा, तो इससे उसने उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करी है। जी इलस्ट्रेशन देख लो, बाकी सारी भी ऐसे नॉर्मल से हैं, लेकिन जी इलस्ट्रेशन देख लो, जेड नहा रहा था, ए ने उबलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया, गर्म गर्म पानी फेंक दिया, ए ने जान के किया, अपनी बॉडीली पावर का इस्तेमाल, ताकि इससे उसका मोशन हो और उसकी फीलिंग्स को अफेक्ट हो जेड की। ए ने इंटेंशनली ये फोर्स इस्तेमाल करी है। अगर उसने ये जेड की कंसेंट के बिना किया और जानते हुए कि इससे उसको इंजरी, फेयर या इरिटेशन होगी, तो उसने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है। सेक्शन 130 असॉल्ट, हुएवर मेक्स एनी जेस्चर, कोई भी जेस्चर किया, कोई भी प्रेपरेशन करी, कोई भी, ये जानते हुए इस नियत से कि इस जेस्चर से या प्रेपरेशन से मेरी, कि उसको द पर्सन टू एप्रहेंड दैट पर्सन, टू एप्रहेंड दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, कि मतलब उस बंदे को ऐसा डरावा देना कि मैं तेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा हूं, इज सेट टू कमिट असॉल्ट, यानी कि क्रिमिनल फोर्स से एक स्टेप छोटी चीज है असॉल्ट। कैसे? कि एक्सप्लेनेशन पढ़ लो कि अकेला बोलना डजंट अमाउंट टू असॉल्ट, कि मैंने सिर्फ अगर ये बात कही है तो उससे ये असॉल्ट नहीं कमिट हो रहा, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन में uses may give to his gesture or preparation such a meaning as may make those gestures or preparation amount to an assault, कि मतलब ऐसे उसके जेस्चर, उसके हाव भाव या उसकी प्रेपरेशन जो उसने करी है, मेक दोस, मतलब जब ये वर्ड्स, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर्स अ मीनिंग, मतलब मैंने अगर आपको खिलाफ कोई जेस्चर किया है और साथ में मैं कुछ बोल रहा हूं और मेरा बोलना उस जेस्चर को, उसके हाव भाव को, मेरे हाव भाव को कुछ मतलब दे रहा है, तो मैं आपके ऊपर असॉल्ट कर रहा हूं। जैसे कि देख लो, ए शेक्स हिज फिस्ट at Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike। मैं आपके सामने ऐसा मुक्का करूं, ऐसे आपको तो जाहिर से बात लगेगा कि मुक्का मारने लगा हूं, क्या मैं क्रिमिनल फोर्स आपके खिलाफ यूज करने लगा हूं? तो मैंने मुक्का मारा नहीं है, फिर भी मैंने ऐसा किया, तो मैंने ऑफेंस कर दिया किसका? असॉल्ट कमिट करने का।
ए बिगिंस टू अनलूज द मसल ऑफ फेरोशियस डॉग। मेरे पास बड़ा खूंखार कुत्ता है, डॉग है, मैंने उसको खोलनी चैन शुरू कर दी। ये जानते हुए कि आपको वो काट लेगा, आपको शो करते हुए, तो मैंने आपके खिलाफ असॉल्ट किया। सी इलस्ट्रेशन, A takes up a stick, saying to Z, I will give you a beating. Here, though the words used by A couldn't know it. मतलब मैंने अगर अकेला कहा है कि मैं आपको मारूंगा, तो ये मेरा बोलना सिर्फ असॉल्ट नहीं है, लेकिन मैंने स्टिक उठाकर आपको कहा है क्योंकि मेरा जेस्चर, मेरे वर्ड्स आपस में एक दूसरे को मीनिंग दे रहे हैं, तो मैंने असॉल्ट आपके खिलाफ कर दिया है। दैट्स इट, थैंक यू।